नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर हम आपके समक्ष नए-नए जजमेंट्स के ऊपर नए-नए वीडियोस बना के आपके समक्ष आते रहें, हमें और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का मौका मिलता रहे। तो दोस्तों, आज एक जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, वो 21 फरवरी 2022 को आई है। इस जजमेंट को समझने से पहले हम थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट्स को जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी केस है, पार्टीशन का केस चलता है, अगर कोई भी पार्टीशन केस फाइल करते हैं जिसमें मान लीजिए अगर 3 प्लेंटिफ हुए या 4 प्लेंटिफ हुए और डिफेंडेंट्स भी 4-5 डिफेंडेंट हुए, अगर प्लेंटिफ ने केस किया है डिफेंडेंट्स के ऊपर, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में गया, अगर डिफेंडेंट एक ही डिफेंडेंट है, अगर वो अपील करते हैं ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, बाकी रिमेनिंग डिफेंडेंट्स जो हैं वो अपील नहीं करते हैं, और मान लीजिए अगर अपीलेट कोर्ट ने वो ऑर्डर उन डिफेंडेंट के फेवर में दे दिया और इस ग्राउंड पे अपील नहीं की जा सकती कि बाकी के जो रिमेनिंग डिफेंडेंट्स थे वो उन्होंने अपील नहीं किया, क्योंकि इसमें यही देखा गया है जो कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट है, ऑर्डर 41 रूल 4 यही कहता है कि और यही कहता है कि अगर एक के फेवर में ऑर्डर किया है तो बाकी सारा फायदा बाकी रिमेनिंग डिफेंडेंट्स को भी मिलेगा। तो ऐसी नहीं कि एक ही रिमेनिंग मेनली ऑन इस ग्राउंड की बाकी रिमेनिंग जो डिफेंडेंट हैं वो उन्होंने आगे अपील नहीं डाली है। अगर फिर कोर्ट ऑर्डर रिवर्स होता है या ऑर्डर फेवर में जाता है तो बाकी की जो भी पार्टीज हैं मतलब पार्टीज हैं उन सबको भी फायदा मिलेगा। यहाँ पे यही सेक्शन ये कहता है, where there are more plaintiffs or more defendants than with one in suit, then decree appealed from proceeds on any ground common to all plaintiffs. तो जितने भी प्लेंटिफ्स होंगे, अगर कोई भी एक भी प्लेंटिफ अपील कर देता तो वो अपील होगी बाकी सब प्लेंटिफ के ऊपर ही कॉमन होगी, और टू ऑल डिफेंडेंट्स, and any one of the plaintiff or the defendants may appeal from the whole decree. Thereupon, the appellate court may reverse or vary the decree in the favor of the plaintiff or defendant as the case may be. तो यही सेक्शन के हिसाब से यही कहता है कि अगर कोई भी डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में ऑर्डर जाता है और एक ही डिफेंडेंट हुआ, वो उन्होंने ही आगे अपील डाल दी, जब मान लीजिए, और या फिर एक ही पार्टी ने अपील की है आगे फर्दर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, बाकी रिमेनिंग पार्टीज पे चाहे वो आगे अपीलेट कोर्ट में पार्टीज ना भी बने, अगर वो फायदा अगर एक पार्टी को हो रहा है तो बाकी रिमेनिंग पार्टीज को भी होगा, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो। ये ऑर्डर 41 रूल 4 ये कहता है, और ऑर्डर 41 के साथ हम रूल आगे देखते हैं। इसमें रूल एक और है, रूल 33, ऑर्डर 41 रूल 33 भी ये कहता है, पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट। यहाँ पे ये क्या लिखा है कि द appellate court shall have the power to pass any decree, any order which is out to be passed or made or further, or any decree or order as the case may be. This power may be exercised by the court notwithstanding the appeal as to part only of the decree may be exercised in favor of all of the respondents or the parties, or although such respondents or parties may not have filed एनी अपील और ऑब्जेक्शन, चाहे आगे उन पार्टीज ने कोई अपील फाइल नहीं की हो चाहे ऑब्जेक्शन हो, तो ये सब पे एप्लीकेबल होगा। तो यही सिविल प्रोसीजर कोर्ट का यही फंक्शन कहता है। तो आइए हम इस जजमेंट के थोड़े से एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर एक अपील जो है वो फाइल की गई थी, ये एक सिविल अपील है जो 249 2010 में डाली गई थी, जो और डिसीजन अब आया है, और इसमें ये बताया गया था कि जो अपील जो थी वो चैलेंज की गई थी 17 मार्च 2009 हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका की, जिन्होंने रेगुलर सेकंड अपील थी वो अलाउ कर दी थी रिस्पोंडेंट की। तो और इसमें ये बताया कि जो ब्रीफ थी अपील के वो ये था कि पार्टीशन सूट फाइल किया गया था 3877 प्लेंटिफ जो थे 1 से लेकर 8 तक, जो कि इस केस में रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 8 है, और पार्टीशन का सूट फाइल किया था, सेपरेट पोजीशन डाला था। तो फिर जो डिक्री थी वो दे दी गई थी, और प्लेंटिफ नंबर 2 को 7/24 शेयर दिया गया था, प्लेंटिफ नंबर 3 को 1/8 शेयर दिया गया था। एक सूट शेड्यूल्ड प्रॉपर्टीज थी। फिर उसके ऊपर
जो प्लेंटिफ के बाद में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जो प्लेंटिफ्स हैं उनको कोई शेयर नहीं मिलेगा इन आइटम नंबर 7 to 9 and 22। ये प्लेंटिफ्स का ये ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था। फिर उस ट्रायल कोर्ट के ऊपर अपीलेट जो कि डिफेंडेंट नंबर 1 थे वो उन्होंने एक रेंटर ऑफ अकाउंट्स इन स्पेसिफिक और रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी था वो शेड्यूल प्रॉपर्टीज का वो फाइल किया था। फिर साथ में डायरेक्शंस दी गई थी उनको कि जो भी मतलब जो रेंटर ऑफ अकाउंट्स हैं रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर मनी था शेड्यूल प्रॉपर्टीज का बताया टिल डेट ऑफ द अफेक्टिंग पार्टीशन ऑफ द शेड्यूल प्रॉपर्टी। और फर्दर डायरेक्शंस दी थी कि जो कि अपीलेंट इस केस में जो अपीलेंट है उनको डिफेंडेंट नंबर 1 थे उन्होंने कहा कि डिवाइड करें प्रॉफिट जो भी अर्न हुआ प्रॉपर्टीज का वो दिया जाए डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 जो इन द फेवर डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 टू प्लेंटिफ नंबर 2 and 3। कहते उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट्स अर्न हुआ है प्रॉपर्टीज में जो कि डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 की जो प्रॉपर्टीज में थे जो अर्न हुआ है वो प्लेंटिफ 2 और 3 को दिया जाए। तो ये एक प्लेंटिफ 2 और 3 एक मदर एंड डॉटर थी। और फिर बाद में बताया कि उस ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के ऊपर अपीलेंट नंबर 1 जो डिफेंडेंट नंबर 1 है और थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक रेगुलर फर्स्ट अपील फाइल की थी प्रिंसिपल सिविल जज के पास जो कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट यहाँ पर बताया गया है कि आगे मतलब संबोधन करने में आसानी होगी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट। और फिर बाद में बताया कि जो फर्स्ट अपील अलाउ हो गई थी 23 नवंबर 1994 में और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर दिया गया। फिर आगे फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया कर्नाटका हाई कोर्ट में एक रेगुलर सेकंड अपील से और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट मतलब के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। तो जो जजमेंट आई थी 18 मार्च 1998 की और सेट असाइड किया गया था फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का 23 नवंबर 1994 का। और 1994 जजमेंट डेटेड पास बाय द फर्स्ट अपीलेट एंड रिस्टोर द जजमेंट ऑफ जो ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट थी वो 11 सितंबर 1987 की थी। इस ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को रिस्टोर कर दिया। आगे देखिए फिर आगे बताया है कि इसको फिर आगे ये सिविल अपील डाली गई थी उस केस के ऊपर। फिर सिविल अपील मतलब कोर्ट ने डायरेक्शंस दी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही डायरेक्शंस दी। वो कहा कि हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया अपील को और बिना कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम नहीं किया है और विदाउट फ्रेमिंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ सेक्शन 100 के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करना पड़ता है क्योंकि रेगुलर सेकंड अपील में वो कोर्ट हाई कोर्ट है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं बनती एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाती है। तो उसने फिर ये कहा कि एक क्वेश्चन ऑफ लॉ सेट करो और ये मैटर को रिमांड कर दिया। रिमांड द मैटर टू द हाई कोर्ट। फिर आगे अकॉर्डिंग टू फिर हाई कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ थे वो फ्रेम किए। और फिर आगे चलते हैं हम थोड़ा सा ये हमें ज्यादा फैक्चुअल करेंगे हम सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स तक ही रहेंगे। और फिर बाद में बताया कि क्वेश्चन ऑफ लॉ में हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी और कहा कि शेड्यूल प्रॉपर्टीज थी वो डिवाइड की जानी चाहिए। अपीलेंट नंबर 1 डिफेंडेंट और अपीलेंट नंबर जो प्लेंटिफ नंबर 3 to 8 थे। डिफेंडेंट नंबर 1 जो थे वो जो कि जो ट्रायल कोर्ट में डिफेंडेंट थे और प्लेंटिफ नंबर 3 to 8 थे उनके बीच में डिवीजन करने को बोला। और हाई कोर्ट ने आगे कहा कि plaintiff 1 and 2 were not entitled to any share in the scheduled properties as जो हस्बैंड थे प्लेंटिफ के और जो फादर थे प्लेंटिफ नंबर 2 के थे उनकी जो हस्बैंड की मतलब जो फैमिली के जो उनके हस्बैंड थे और जो कि फादर भी थे प्लेंटिफ नंबर 2 के उनकी डेथ जो पहले हो गई थी जो कि उनके फादर थे जो डिफेंडेंट नंबर 1 के जो फादर थे उनसे पहले डिफेंडेंट हो गई थी। तो मींस जो प्लेंटिफ नंबर 1 और प्लेंटिफ नंबर 2 के जो हस्बैंड थे वो ब्रदर थे डिफेंडेंट नंबर 1 के। तो और फिर आगे हम करते हैं थोड़ा सा और फिर कोर्ट ने डिवाइड किया ये शेयर्स को और फिर कहा कि ये डिवीजन ये किया इस तरीके से कि जो प्लेंटिफ नंबर 3 है हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दी कि उनको 1.8 शेयर मिलेगा। डिफेंडेंट नंबर 1 जो है 7.36 शेयर मिलेगा। प्लेंटिफ नंबर 4 है वो 7/36 और डिफेंडेंट नंबर 8 है वो 7/36। बाकी जो प्लेंटिफ नंबर 5 है 7/72। ये सारे उन्होंने ये अपना एक कैलकुलेट किया। अब उस ऑर्डर के ऊपर अपीलेंट नंबर 1 थे जो कि डिफेंडेंट नंबर जो कि ब्रदर थे उनके उन्होंने डिफेंडेंट जो प्लेंटिफ नंबर 1 and 2 के जो ब्रदर थे सॉरी
उनके जो हस्बैंड के जो ब्रदर थे उन्होंने आगे चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में यही इशू उठाया और उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो डिग्री थी सिर्फ प्लेंटिफ नंबर 2 और 3 को दी थी, और ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि प्लेंटिफ 4 और 8 जो है वो उनको कोई शेयर नहीं मिलेगा, और क्योंकि जो प्रॉपर्टी जो डिसीज थे, जो प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल ऑनर थे वो ये थे। और फिर उन्होंने बताया कि जो जजमेंट आई थी ट्रायल कोर्ट की वो चैलेंज नहीं की थी प्लेंटिफ नंबर 4 और 8 ने। तो देखिए यही वही इशू आ गया, जो मतलब लीगल एस्पेक्ट आ गया, जो कि ऑर्डर 41 रूल 4 का आ गया और ऑर्डर 41 रूल 33 का है, जो सिविल प्रोसीजर कोड का, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब उन्होंने बताया कि ये चैलेंज जो किया था अपीलेंट नंबर 1 जो कि डिफेंडेंट नंबर 1 थे उस केस में ट्रायल कोर्ट में, और फिर साथ में बताया कि जो सेकंड अपील जो फाइल की गई थी बिहेस्ट ऑफ जो प्लेंटिफ नंबर 4 to 8 वाज नॉट टेनेबल। तो इन्होंने कहा सिंपल इसी ग्राउंड में कहा क्योंकि उन्होंने चैलेंज नहीं की तो फिर रिलीफ कैसे मिल गया। और फिर एक क्वेश्चन इश्यू उठाया कि हाई कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो इस ग्राउंड पर मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ इस तरीके था कि वो एक अप्रिशिएट किया गया एविडेंस के ऊपर, मींस अपना ही क्वेश्चन ऑफ लॉ उन्होंने कहा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ आप बनाइए, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ को उन्होंने ऐसा कंस्ट्रू किया, मतलब ऐसा इंटरप्रिटेट किया कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो था वो एज वेल एज द क्वेश्चंस थे जो कि एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मींस हाई कोर्ट जो है वो एक अगर रेगुलर सेकंड अपील डालते हैं तो वो एविडेंस को एप्रिशिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन ऑफ वो एक कोर्ट ऑफ लॉ बन जाती है rather than द कोर्ट ऑफ फैक्ट को। तो यही चीज आई थी, क्योंकि कोर्ट ऑफ फैक्ट एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस सिर्फ एक फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ही कर सकती है। तो ये इशू उन्होंने उठाया और फिर बताया कि अपील को अलाउ करना चाहिए, और क्योंकि जो कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने जजमेंट जो है एक रीजनेबल जजमेंट थी वो ऑलरेडी दे रखी थी। और फिर अब इस कोर्ट में ये कहा कि साथ में जो कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अप्रिशिएट किया पर कॉन्ट्रा ऑपोजिट का जो काउंसिल था उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने करेक्टली अप्रिशिएट किया था एविडेंस को, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था और ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्चर एंड सरमाइसेस। तो हाई कोर्ट ने प्रॉपर्ली इंटरफेयर किया है और रिवर्स किया जजमेंट को अपीलेट कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जो पार्टीशन था ऑल पार्टीज को जो है सेम पेडिस्टल पे रखना चाहिए और एवरी पार्टी ऑफ द प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, जो कि वही अभी सेटिस्फाई हो रहा है ऑर्डर 41 रूल 4 और रीड विद रूल 33। और फिर पहले कहा कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा कि पहले ऑब्जेक्शन को डील करते हैं एप्लीकेंट की कि प्लेंटिफ 4 और 5 जो क्लेम था वो डिनाई किया था ट्रायल कोर्ट ने, जो कि चैलेंज नहीं किया बाय द वे ऑफ अपील। और तो फिर वही जजमेंट्स को डिस्कस किया, भगवंत स्वरूप एंड अदर्स वर्सेस मूलचंद और डॉक्टर पी नाला थैम्पी थेरा वर्सेस PVBL शंकर एंड अदर्स। तो फिर यहाँ पे कंटेंट्स यही बताया, उन्होंने कहा कि जो पोजीशन ऑफ डिफेंडेंट प्लेंटिफ थी वो कैन बी इंटरचेंजेबल। अगर प्रोनाउंसिएशन भी एक बार देख लीजिएगा, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में मेरा अगर कोई एरर हो गई हो। और ईच पार्टी ने बताया कि सेम पोजीशन होती है विद दी अदर पार्टीज के साथ। फिर इस जजमेंट के कंटेंट्स थे, फिर आगे बताया कि चंद्रमोहन रामचंद्रा पाटिल एंड अदर्स की भी जजमेंट थी वर्सेस बापू कोयप्पा पाटिल डेट थ्रू LR एंड अदर्स। मैंने यही चीज डिस्कस की ऑर्डर 41 रूल 4 को जो ये बताया था। अब इस कंटेंट्स को हम ज्यादा नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं क्योंकि जजमेंट थोड़ी लेंथी हो जाएगी। और ऑर्डर 41 रूल 4 विद रूल 33 would grant the relief even to the non-appealing plaintiffs and makes an adverse against the defendant in favor of the plaintiff। तो देखिए यही चीज आगे, तो उन्होंने कहा कि जो टेनेबल नहीं है, तो सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उन्होंने चैलेंज नहीं किया तो और इसके फेवर में दे दिया जाए तो ये टेनेबल नहीं है। तो चंद्रमोहन रामचंद्र पाटिल की जजमेंट थी, उस पर जो है वो रिलाई किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर आदमी ये भी कहा कि हाई कोर्ट सेकंड अपील में क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन जो विच आर इन फैक्ट नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बट अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो कोर्ट ने कहा कि कर भी सकता है माननीय हाई कोर्ट। फिर जजमेंट आई थी म्यूनिसिपल कमेटी होशियारपुर वर्सेस पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड अदर्स की जजमेंट थी, तो इस पर रिलाई किया। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट तब क्वेश्चन ऑफ लॉ इंटरफेयर कर सकता है, चाहे क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करके, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही हो, कर सकता है अगर फाइंडिंग ऑफ फैक्ट है रिकॉर्डेड बाय द courts below should be vitiated by non considering the relevant evidence or showing an erroneous approach। अगर नीचे की कोर्ट्स कुछ erroneous approach अडॉप्ट कर लेती है तो फिर हाई कोर्ट खुद भी क्वेश्चन ऑफ लॉ को
फ्रेम कर सकता है और अप्रिशिएट कर सकता है अगर नीचे की कोर्ट ने कोई एरोनियस अप्रोच अडॉप्ट किया। तो मेन फंक्शन यही है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सके। तो ये चीज उन्होंने कोर्ट में इस बात को डिस्कस किया जजमेंट्स को, तो इस कंटेंशन को भी टेनेबल नहीं थी, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। एक और जजमेंट पर डिस्कस किया, एलोंथ ओलेप्पा पिल अम्बुनी बाय एलार्स वर्सेस कुनहाम्बू करनवाहा, ये जजमेंट थी। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा इनकी। और इस जजमेंट्स को डिस्कस किया तो बाद में कंक्लूजन ये निकाला उन्होंने कि जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की जो ऑर्डर था वो गलत था और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल सही दिया था। तो हाई कोर्ट ने एक साउंड एंड कॉर्डिनेट रीजंस दिए थे और इंटरफेरेंस जो है वो की थी अपीलेट कोर्ट की इंटरफेरेंस मतलब जरूरी थी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने एकदम सही काम किया था। अपीलेट कोर्ट ने इंटरफेयर किया था, हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को इंटरफेयर करके रिवर्स कर दिया। तो ऐसे सारे कंटेंशन को देखते हुए जो है अपील थी वो डिसमिस कर दी थी और जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया। उम्मीद है ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और समय समय पर हम आपके समक्ष और भी बेहतरीन जजमेंट्स के साथ, नई जजमेंट्स के साथ हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।